गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न परिकल्पनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जो पिछली वीडियो हमारी बनी थी उसमें हमने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाएं, जिसमें कि अद्वैतवादी और द्वैतवादी जो संकल्पना थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उन्हीं में से जो अद्वैतवादी संकल्पना है उसमें जो लाप्लास की निहारिका परिकल्पना थी उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें लाप्लास की, तो लाप्लास फ्रांस के विद्वान थे जिन्होंने 1776 ईस्वी में अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ड सिस्टम में इसका वर्णन जो है प्रस्तुत किया। यह परिकल्पना जो लाप्लास ने दी है, जिसका नाम है निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। अगर इसकी बात करें तो जो इससे पहले कांट ने अपनी परिकल्पना दी थी तो उसकी परिकल्पना में कुछ दोष माने गए थे, जिसमें अगर दोषों की बात करें तो सबसे पहला था कि निहारिका अथवा आद्य पदार्थ के कणों में टकराव से पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि लाप्लास ने कांट ने माना था कि जो आद्य पदार्थ पहले बिखरा हुआ था उसके कणों में आपस में टकराहट हुई और उससे क्या हुई, ऊष्मा उत्पन्न हुई। तो ये एक उनका मुख्य दोष माना गया। दूसरा अगर दोष देखें तो उन्होंने यह माना था कि कणों के टकराव से गति उत्पन्न नहीं हो सकती। तो उन्होंने तो माना था कि जब कण आपस में टकराए तो उससे ऊष्मा उत्पन्न हुई और उसी से ही गति उत्पन्न हुई, लेकिन ये भी उसका एक मुख्य दोष माना गया क्योंकि गति भी उत्पन्न नहीं हो सकती। और इसके अलावा अगर हम एक अन्य दोष की बात करें तो वो था आकार में वृद्धि के साथ गति में भी वृद्धि होती। तो क्या था कि आकार जैसे जैसे बढ़ेगा उसकी गति में वृद्धि नहीं हो सकती। तो ये मुख्य 3 दोष थे जो क्या थे, कांट ने माने थे। लेकिन अगर हम बात करें लाप्लास की, तो लाप्लास ने क्या किया कि इन्हीं दोषों को दूर करते हुए अपनी जो परिकल्पना थी उसको उन्होंने विकसित किया। अगर लाप्लास की बात करें तो उसने सबसे पहले जो अपनी परिकल्पना में माना कि क्या था, निहारिका के ताप की समस्या को हल करने के लिए, यानी कि उन्होंने कांट ने तो माना ना कि कण आपस में टकराए तो उससे ऊष्मा उत्पन्न हुई, लेकिन और यही बाद में क्या हुआ, उसके विरोध का कारण बना। लेकिन जो लाप्लास थे इन्होंने इस समस्या को खत्म करने के लिए पहले ही यह मान लिया कि जो ब्रह्मांड था इसमें एक विशाल तप्त निहारिका थी, यानी कि पहले से ही इसमें एक निहारिका जिसको कि नेबुला नाम दिया, वह पहले से ही ब्रह्मांड में थी और वह क्या थी, गर्म थी। इसके बाद अगर हम सेकंड नंबर पे बात करें तो सेकंड नंबर पे इन्होंने माना कि यह निहारिका प्रारंभ से ही क्या थी, गतिशील थी। तो उन्होंने कहा ना कि जब उसके कण आपस में टकराए तो उसमें गति उत्पन्न हुई, लेकिन इन्होंने ये भी चीज़ पहले ही मान ली कि जो निहारिका थी वह क्या थी, प्रारंभ से ही गतिशील थी। और इसके अलावा अगर हम तीसरे की बात करें तो उन्होंने यह माना कि निहारिका निरंतर शीतल होकर आकार में सिकुड़ती गई। तो यानी कि जब निहारिका का ठंडी होने लगी तो उसमें क्या हुआ, सिकुड़न हुई। तो ये 3 ऐसी सिद्धांत के आधार थे जो उन्होंने क्या किए, अपने सिद्धांत में पहले ही मान लिए। और इसके बाद उन्होंने क्या किया कि अगर हम इन जो सिद्धांत के आधार हैं तो यह क्या थे, उनके स्वयं के माने हुए तथ्य थे। और इसी के अनुसार उन्होंने अतीत काल में जो ब्रह्मांड था इसमें एक गतिशील और तप्त यानी कि गर्म महापिंड था, जिसको लाप्लास ने क्या नाम दे दिया, निहारिका नाम दिया। और इसी निहारिका की अगर हम बात करें तो इसमें क्या था कि निहारिका में गति के कारण विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास होने लगा, जिस कारण इसका जो बाहर वाला भाग था वह क्या होने लगा, शीतल होने लगा, यानी कि ठंडा होने लगा। और इसी से ही निरंतर शीतल होने से उसमें संकुचन होने लगा। संकुचन होना यानी कि सिकुड़ना। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, निहारिका के आकार और आयतन में क्या आने लगी, कमी होने लगी। और जब आयतन में कमी के कारण निहारिका की गति में क्या होने लगी, निरंतर वृद्धि होने लगी। और यहाँ पर क्या हुआ कि जो कांट की तीसरी गलती मानी थी उन्होंने, तो ये कांट की जो तीसरी गलती थी ये भी क्या हो गई, यहाँ पे दूर हो गई। अगर इसकी हम बात करें जो इसमें उन्होंने माना
कि जो तीसरी गलती दूर होगी। तो इसके आधार पर उन्होंने क्या कहा कि अत्यधिक गति के कारण जो केंद्रापसारित बल था यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो था वो निहारिका के मध्यवर्ती भाग के पदार्थ में भारहीन होने लगे और उसी के साथ जो मध्य भाग था वो बाहर की ओर उभरने लगा। यानी कि कंडीशन इसमें क्या होगी कि अगर हम बात करें तो इसमें उन्होंने यह मान लिया कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा जैसे कुम्हार एक घड़ा बनाता है तो उससे पहले क्या होता है कि मिट्टी जो होती है तो उसमें वो गोल गोल घूम रही होती है। जैसे ही वो क्या है कि ऐसे गोल गोल घूम रही होती है तो उसमें क्या होता है कि बाहर की तरफ उभार होने लगता है, यानी कि ऐसे बाहर की तरफ उभरने लगती है। तो यही जब शेप क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि जब यो अगर हम बात करें जो पहले इसमें निहारिका थी या फिर आप इसको एक ऐसे कह सकते हो कि जो इसमें पहले एक गर्म नेबुला थी या फिर निहारिका थी, तो जब उसमें क्या होने लगा कि केंद्रापसारित बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण उसमें उभार मध्य भाग में उभार होने लगा और जो उभरता हुआ भाग था वह शीतल होने के कारण अत्यधिक क्या होने लगा, घना हो गया, जिसके कारण क्या हुआ कि ऊपरी भाग निचले भाग के साथ भ्रमण नहीं कर सका, यानी कि वो ऊपरी भाग और नीचा भाग जो दोनों थे वो एक साथ नहीं घूम सके और इसके कारण जो ऊपर वाला भाग था वो निरंतर शीतल होने के कारण सिकुड़ता मध्य भाग में शल्लों के रूप में क्या होने लगा, पृथक होने लगा। और अगर हम इसी में देखें ये जो गोल छल्ला था ये निहारिका से बाहर निकल आया और क्या करने लगा, निहारिका के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तो लाप्लास के अनुसार उन्होंने क्या माना कि निहारिका में क्या था, केवल एक ही छल्ला बाहर निकला, यानी कि हालांकि ग्रह तो 9 थे लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें से केवल एक ही छल्ला बाहर निकला और एक छल्ले के बाहर निकलने से क्या हुआ, वही आगे चलकर 9 छल्लों में विभाजित हो गया और अगर हम देखें ये प्रत्येक छल्ला एक दूसरे से दूर हटता गया और प्रत्येक छल्ले का जो समस्त पदार्थ था वो भी क्या हुआ, एक स्थान पर गांठ के रूप में एकत्रित होकर गर्म वायव्य ग्रंथि यानी कि हॉट गैसेस एग्लोमेरेशंस का रूप उन्होंने क्या कर लिया, धारण कर लिया, जो आगे चलकर शीतल होकर ठोस बनकर क्या बन गए, ग्रह बन गए। और इसी के आधार पर उन्होंने बताया कि जो वर्तमान में 9 ग्रह थे अब जिसमें 8 ग्रह रह गए हैं तो उनका निर्माण हुआ और इसी क्रिया की पुनरावृत्ति के कारण ग्रहों से आगे उपग्रहों का निर्माण हो गया और निहारिका जो अवशिष्ट भाग था जो बच गया उसमें भाग वो क्या बन गया, सूर्य बन गया। तो हालांकि ये क्या था कि इन्होंने मतलब अपनी एक संकल्पना दे दी, लेकिन 19वीं शताब्दी के मध्य में हम देखें तो फ्रांसीसी जो विद्वान रॉस थे उन्होंने लाप्लास की परिकल्पना में संशोधन प्रस्तुत किया और लाप्लास के अनुसार निहारिका से जो एक भारी शल्ला कई पतले शल्लों से बाहर निकला, परंतु रॉस ने क्या बताया कि जो निहारिका में कई पतले शल्ले अलग हुए हैं, यानी कि उन्होंने तो कहा ना कि एक छल्ला बाहर निकला और आगे चल के वो 9 छल्लों में बट गया, लेकिन रॉस ने क्या माना था कि वो निहारिका से पहले छल्ले अलग हुए और प्रत्येक छल्ला वो क्या था, घनीभूत होकर ग्रह बना है और इसी क्रम में क्या है, ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। लेकिन अगर हम इसके मूल्यांकन की बात करें तो जाने कि इन्होंने अपना सिद्धांत दे दिया। सिद्धांत में क्या हुआ कि जो निहारिका परिकल्पना थी इसके संबंध में पर्याप्त महत्व भी दिया, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े तो इसका क्या होने लगा, विरोध होने लगा। विरोध अगर होने लगा तो इसमें अगर सबसे पहले कारण की बात करें, जो इसमें सबसे पहला कारण माना गया वह क्या था, कोणीय आवेग से पदार्थ निहारिका से अलग नहीं हो सकता। यानी कि अगर हम बात करें कि सौरमंडल के जो विभिन्न ग्रहों हैं उनका वर्तमान में कोणीय आवेग जो है यानी कि एंगुलर मोमेंटम है जो वो क्या है, प्रारंभ में मौलिक निहारिका में व्याप्त था और भ्रमण की अधिकता से निहारिका को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था। वहीं अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको कहें तो इसमें क्या था कि निहारिका के मौलिक कोणीय आवेग से पदार्थ निहारिका से अलग नहीं हो सकता। यानी कि उन्होंने कहा ना कि क्या हुआ कि उसके मध्य में उभार होने लगा, उभार होने से क्या हुआ कि इसमें से एक छल्ला बाहर निकल आया। तो जो आगे नए विद्वान आए उन्होंने क्या बताया कि ऐसे कोई संभव नहीं है कि इसमें से कोई एक छल्ला बाहर निकल आए या फिर इससे कोई पदार्थ अलग हो जाए। तो यह क्या है, सही नहीं लगा और उनके अनुसार अगर उन्होंने माना कि कोणीय आवेग जो वर्तमान सूर्य और उसके सदस्य ग्रह हैं अगर उसके कुल कोणीय आवेग के बराबर होगा तो मतलब ऐसी क्रिया हो सकती है और कोणीय आवेग का 98% भाग ग्रहों में और शेष 2% भाग वर्तमान में सूर्य में हो। तो इस प्रकार क्या है, गणितीय सूत्रों के आधार पर यह जो परिकल्पना थी यह क्या है, उसके बिल्कुल विपरीत है।
वहीं अगर हम दूसरे नंबर पे देखें जो इसके विरोध का कारण बनी, उसमें इन्होंने कहा कि निहारिका से जो एक छल्ला बाहर निकला वो आगे 9 छल्लों में बट गया। तो जो आगे विद्वान है तो उन्होंने कहा कि वो 9 में ही क्यों बटा और आगे चलकर उसमें से कोई और छल्ला बाहर क्यों नहीं निकला। तो ऐसी क्रिया होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर मान लो कि वो एक बार ऐसी क्रिया होगी तो आगे भी ऐसी होनी चाहिए थी। और अगर देखें तो छल्ले छोटे छोटे कई टुकड़ों में भी टूट जाएंगे, और इसमें से क्या हो सकता है कि कुछ छल्ले ऐसे भी हों जो टूटकर दूर चले गए हों और एक स्वतंत्र ग्रह के रूप में हो। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ का भी विरोध किया। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो इसमें क्या था कि निहारिका के कणों की अलग पारस्परिक संलग्नता के द्वारा छल्लों के निकलने का क्रम जारी रहेगा। यानी कि उन्होंने क्या माना कि लाप्लास ने कह दिया कि मतलब एक छल्ला बाहर निकल गया और आगे वो 9 हिस्सों में बट गया। तो आगे जो विद्वान आए उन्होंने कहा कि अगर ऐसी क्रिया ही हो रही है तो ऐसी क्रिया आगे भी होती रहेगी, यह क्रम तो जारी रहना चाहिए, इसमें अवकाश नहीं हो सकता। तो ऐसे क्या है, आगे और भी छल्ले टूटकर निकल सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या कहा गया कि सभी ग्रहों के उपग्रहों को अपने पिता ग्रहों की दिशा में ही घूमना चाहिए। यानी कि अगर हम देखें भी जो एक छल्ला बाहर निकला तो बाकी सभी भी उसी दिशा में घूमने चाहिए जैसे वो घूम रहे थे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे एक ग्रह जो है वो सूर्य के जैसे चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो दूसरे ग्रहों को भी उसी दिशा में चक्कर लगाना चाहिए। लेकिन वर्तमान में तो ऐसा नहीं है, कुछ ग्रह ऐसे भी हैं कि जो क्या है कि अपने दिशा के विपरीत दिशा में भ्रमण करते हैं, यानी कि विपरीत दिशा में उसका चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने इस आधार पर भी इसका विरोध किया। वहीं अगर हम और इसकी बात करें तो इसमें ये भी कहा गया कि जो लाप्लास ने जो प्रारंभ में निहारिका मानी थी वह अब कहाँ चली गई। तो यानी कि जो मतलब लाप्लास ने कहा कि इसमें ब्रह्मांड में पहले से ही एक निहारिका थी, तो वर्तमान में मान लो उसमें से छल्ले अलग हो गए, लेकिन अब वो कहाँ चली गई उसके बारे में तो बाद में कोई जानकारी इन्होंने नहीं दी। और इसके साथ ही कि यदि सूर्य निहारिका का ही एक भाग है तो वह तरल अवस्था में होने के कारण इसके बीच में उभार होना चाहिए, जिसके कारण मालूम पड़े कि इसमें से हो सकता है कि कोई नवीन छल्ला भी बाहर निकला है। यानी कि सूर्य तो अपने कहते हैं ना कि बिल्कुल गोल है, लेकिन अगर वही स्थिति हुई होती तो सूर्य के मध्य में अब भी ऐसे उभार होना चाहिए था, और उभार होने से अभी भी ऐसा लगना चाहिए था कि हो सकता है आने वाले समय में कोई और छल्ला भी बाहर निकला है। लेकिन अगर हम सूर्य देखते हैं तो ऐसा देखने से बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता है। तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जो लाप्लास की जो परिकल्पना थी वह क्या थी, कल्पना मात्र थी। और इन सब त्रुटियों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि निहारिका परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में गलत धारणा को प्रस्तुत करती थी। और साथ ही साथ अगर हम इसके इतिहास में देखें तो क्या था कि यह परिकल्पना मान्य नहीं है वर्तमान इतिहास में। तो इस प्रकार ये थी लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, जिसमें क्या है कि लाप्लास ने अपनी निहारिका परिकल्पना के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति और ब्रह्मांड में बाकी सभी ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में बताया है। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। थैंक यू।